आप लोग कक्षा 8 में हैं और अभी जो अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो अध्याय संख्या 5 है, जो कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और इस अध्याय का नाम है क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री इन द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में क्राफ्ट और इंडस्ट्री का क्या हालचाल था, यही सारी चीजें हम लोगों ने इस अध्याय में देखी है और इस कक्षा में अंतिम तौर पर देखेंगे, क्योंकि इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे, समाप्त करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस अध्याय को अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से देखा और जाना कि क्राफ्ट यानी कि शिल्प और इंडस्ट्री यानी कि और भी अलग अलग जो उद्योग थे वो कॉलोनियल पीरियड यानी कि औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेज शासन काल यानी कि ब्रिटिश रूल में कैसा हुआ करता था, कैसी स्थिति थी। इसमें हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को देखा, अलग अलग पहलुओं को मैंने आप लोगों को बताया और बताया कि कैसे कैसे जो क्राफ्ट और जो अलग अलग उद्योग थे वो बर्बाद होते चले गए अंग्रेजों के शासनकाल में, क्योंकि अंग्रेज जो था वो जो भी ट्रेड और अलग अलग कार्य कर रहा था वो सब अपने अनुसार कर रहा था, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने बिजनेस पर्सन, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा था। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की। अब हम लोग अंत में हैं और इस कक्षा में अब हम लोग अंतिम में बात करेंगे थॉमस मुनरो की, जहां पर हम लोगों ने थॉमस मुनरो के बारे में देखा था कि थॉमस मुनरो ने कौन कौन से सुझाव दिए थे। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि कैसे फाइन को भी इम्पोज करना यानी कि दंड का भी प्रावधान जो है वो रखा गया था, अगर कोई बुनकर जो है वो सही तरीके से कार्य न करता हो अपने कंपनी के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए, तो वहां पर वो सारी चीजें भी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहां पर कि द होल वीविंग पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेज वेयर, यहां पर है हम लोग, the whole weaving population of the villages were held under the control of company factory। ये हम लोगों ने देखा था अंतिम बिंदु पिछली कक्षा में कि पूरा गांव का गांव यानी कि पूरे गांव की जो जनसंख्या, पूरे गांव के जो लोग हैं वो कंपनी के नियंत्रण के अंदर थे, कंपनी फैक्ट्री के नियंत्रण के अंदर थे। आगे बढ़ते हैं। सेवरल अदर पेनाल्टी वेयर इम्पोज्ड ऑन देम, और भी इसके अलावा अलग अलग दंड का प्रावधान इन लोगों पर था। देयर वेयर टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर, भारतीय मैन्युफैक्चरर का लगभग पूरा बर्बादी कर दिया गया यहाँ पर। दे कुड नॉट फ्लोरिश अंडर दिस काइंड ऑफ प्रेशर, और वो लोग इस तरह के दबाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे थे आर्थिक तौर पर या फिर कहें तो मानसिक तौर पर या फिर कहें तो अलग अलग तौर पर। एट दिस टाइम बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गैदर्ड मोमेंटम एंड इट वाज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन विच फ्लोरिश्ड, और इस समय जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने रफ्तार पर था यानी कि औद्योगिक क्रांति अपने रफ्तार पर थी, ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फल फूल गया, आगे बढ़ गया। कपड़ा वस्त्र उद्योग। द पावर लूम ऑफ लैंचशायर वेयर अ थ्रेट टू आवर हैंडलूम इंडस्ट्री। लैंचशायर एक जगह का नाम है, वहां पर जो पावर लूम, वहां पर जो कपड़े का जो यंत्र संयंत्र था, वो सारा कुछ जो इंडस्ट्री था वो हमारे लिए यानी कि भारतीय हस्तकला के लिए एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया। A very large number of people were employed in spinning and weaving in the 1860. The unit of operation was the household। अगर वर्ष 1860 की बात करें या फिर 1860 वाले दशक की बात करें, 60 से लेकर 69 तक की बात करें वर्ष की, तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे, बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग थे, वो इस बुनकर बुनाई और सिलाई के कार्य में कार्यरत थे, जिससे बहुत सारा परिवार जो है वो चल रहा था। इनसाइड अ वीविंग हाउस होल्ड एडल्ट मैन वर्कड एज वेवर, adult women on winding and sieging operation and children was assistant in both weaving and winding। इन सारे कार्यों में जो पुरुष थे वो बुनकर का काम करते थे, महिलाएं जो थी वो बांधने और सिलने का कार्य करती थी, और बच्चे जो हैं अपने माता पिता या अभिभावक या अपने भाई बहन जो भी ये कर रहे थे उनके साथ ये अलग अलग कार्यों में सहायक के तौर पर कार्य करते थे। आगे लिखा हुआ है by and large
द फैमिली रिमेन द नॉर्मल यूनिट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अगर हम बात करें बड़े बड़े स्तर पर, तो जो परिवार था वो कॉलोनियल पीरियड में यानी कि औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में एक नॉर्मल यूनिट ऑफ ऑपरेशन बन गई, यानी कि एक तरीके से वो मशीन बन गई जो जैसा निर्देशित होता था वैसे ही उसको कार्य करना पड़ता था। ब्रिटिश क्लॉथ फ्लडेड आवर मार्केट एंड ड्रोव द वेवर टू रूइन। जो अंग्रेज वाला जो कपड़ा था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कपड़ा था, वो हमारे मार्केट में बाढ़ की तरह फैल गया, यानी कि बड़े स्तर पर उसका व्यापक बाजार बन गया और हमारे जो बुनकर थे वो बर्बाद हो गए। Since our handloom industry did not use advanced technique, they failed to compete with British product। चूंकि हमारा जो हस्तकला उद्योग था वो एडवांस टेक्निक यानी कि नए नए तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, चाहे वो आर्थिक कमजोरी की बात हो, चाहे वो और भी अलग अलग ज्ञान वाले कमजोरी की बात हो, या फिर उन सारे चीजों तक पहुंच की बात हो, न पहुंच पाना, ये सारी चीजें जो है ये भारतीय हैंडलूम को यानी कि भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री को कंपीट नहीं करा पा रहा था, प्रतिस्पर्धी नहीं बना पा रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट के सामने, यानी कि मशीन वाले प्रोडक्ट के सामने। खत्म हुआ यह अध्याय। अब बात करेंगे 5 बिंदु में इस पूरे अध्याय की, जो मैंने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है, अलग अलग कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया है, यानी कि इस 5 बिंदु में हम लोग क्विक रिकॉल करेंगे पूरे अध्याय का। लिखा हुआ है द सिटीज हैड वर्कशॉप और कारखाना वेयर सेवरल आर्टिस्ट कुड वर्क एट अ प्लेस टुगेदर। अलग अलग शहरों में वर्कशॉप या फिर कहें तो कारखाना हुआ करता था, जहां पर बहुत सारे कलाकार जो है एक साथ मिलकर कार्य किया करते थे। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे की शुरुआत के बाद ब्रिटिश गुड्स कुड इंटर द रिमोट एंड इंटरनल एरिया ऑफ इंडिया। जो अंग्रेजी वस्तु थी, जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया वस्तु था, वो भारत के दूर दराज के क्षेत्र में भी पहुंचता चला गया। मुस्लिन इज अ फाइन टेक्सचर्ड क्लॉथ फेमस इन द वर्ल्ड। मुस्लिन जो है एक फाइन टेक्सचर्ड क्लॉथ है, एक कपड़ा है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाई क्वालिटी स्टील को उर्ज कहा जाता है, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। जमशेदजी टाटा जो है वो आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत जमशेदपुर में उन्होंने की, उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर का नामकरण कर दिया गया। अब यह भी समाप्त हुआ। अब आता है एक्सरसाइज, यानी कि अब प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ाया है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। इसके अनुसार अब है प्रश्न, जिसके देने हैं आप लोगों को उत्तर। कहीं पर भी कोई भी समस्या होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस अध्याय में कोई भी समस्या हुआ हो अलग अलग कक्षाओं में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न उठता हो, कोई भी चीजें हैं जो समझ में ना आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया है, जो भी अलग अलग अध्याय पढ़ाया है, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला जो दिया हुआ है उसमें चूज करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पांचों में अलग अलग प्रश्न है, सबके पढ़ने हैं और सबके अलग अलग विकल्प बताने हैं सही कौन है। पृष्ठ संख्या 94 से आते हैं 95 पर। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न में एक एक जगह खाली है, इसको पूर्ति करना है, पढ़ के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ट्रू फॉल्स में 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है। सब सही है तो सारे सही है, सब गलत है तो सारे गलत है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोगों को एक एक वाक्य में देने हैं। 3 प्रश्न के, तीनों के अलग अलग एक एक वाक्य में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न है, इन चारों के आपको अलग 2 से 3 वाक्य में उत्तर देने हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोग को एक एक अनुच्छेद में यानी कि 5 से 6 वाक्य में देना है। फिर आता है क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी में 3 प्रश्न है, साथ में भारत का मानचित्र है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोगों को करना है, यानी कि रचनात्मक कार्य है ये। इसी के साथ अब यह होता है अध्याय समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में।
तो हम लोग बात करेंगे किसी और अध्याय की, किसी नए अध्याय की।